to ICM for giving me opportunity to address you. यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिय मित्र CBO CIL श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी साहब, GM of ICCM, and my dear MTs जो आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए उपस्थित हैं और शीघ्र ही कोल इंडिया जैसी मूल्यवान कंपनी को ज्वाइन करेंगे। सबों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 3 मंथ्स का विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेन अभी चला रहे हैं CBC के तत्वाधान में। तो विजिलेंस से संबंधित कुछ बातें होंगी। आप लोग नए ज्वाइनी जो कुछ दिनों में अपने कार्य क्षेत्र को ज्वाइन करेंगे और अपना कोल इंडिया का योगदान देना चालू करेंगे, तो आपने जो IACM में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं, ये इंडीड है। यहाँ का देखते हुए लगता है कि ये रियली वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहा है। तो यहाँ की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग को लेने के बाद जब आप अपने फील्ड ट्रेनिंग में जाएंगे, फील्ड में अपना योगदान देने जाएंगे, जहाँ पे एक्चुअल काम होता है, जहाँ पे कोयले की माइनिंग होती है। कोयला तो दिखता है काला, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसी होती है कि वो पूरे जगत में उजाला करता है। मतलब अपना उसका नेचर अलग है। देखने में आपको देखने में लगेगा काला, लेकिन वो असल में उसका फाइनल वो है, आउटकम है उजाला देना। जो आपके कोल इंडिया के एंथम में भी ये पूरी तरह से परिभाषित है कि कैसे उसमें बताया गया है कोल इंडिया हम और कोयला का क्या महत्व होता है। तो कोयला का माइनिंग अगर नहीं हो, कोयला अगर कोल इंडिया नहीं रहे, तो इस देश, इस पूरे विश्व से अंधकार का मतलब अंधकार को हम लोग बीट नहीं कर पाएंगे, नहीं मिटा पाएंगे। तो आप लोग के लिए ये संदेश है कि आप लोग MTs हैं और शीघ्र ही अपने क्षेत्र कार्य क्षेत्र में जाएंगे। तो यहाँ जो आपने IACM में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग अचीव की है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग का मतलब है कि यहाँ की आपने ट्रेनिंग जो अचीव की है उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस कोल इंडिया में कैसे काम करेंगे उसके बारे में आपको बताया गया होगा। तो आपने कार्य क्षेत्र में जाकर उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए और अपने आसपास में भी जो भी अधिकारी हैं या नीचे सुपरवाइजर्स हैं, सबको रूल्स के बारे में बताएंगे। उनको खुद भी काम करना है और उनको भी सजग करना है कि आप रूल्स रेगुलेशन, ताकि उनको भी लगे कि आपने कहीं से ट्रेनिंग, अच्छे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हासिल की है और आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। तो ये एक आपके जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव है। जब आप जिस दिन आप कार्य क्षेत्र में योगदान देंगे, वो आपके कैरियर की सफर की शुरुआत है। इसमें थोड़ा बिजनेस को मिक्स करूंगा। एक कवि की संरचना थी, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान होगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। इसका मतलब यह है कि अभी जो टेंडेंसी रहती है लोगों में, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, राइटफुल मीन्स से होना चाहिए, अदरवाइज जो भी है इलीगल वाटर मीन्स से भ्रष्टाचार का सहारा लेके, करप्शन का सहारा लेके लोग जो इन चीज़ों को अपने करियर के दौरान जो अर्जित करते हैं इल मीन्स से, उनको ये संदेश है कि ये इस तरह का चीज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है और
हम लोग अंजाम देखते हैं इसका कि अगर करप्शन करके कोई अगर इम्पॉर्टेंट मीन्स से इस तरह की प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करते हैं तो किसी का हक मारते हैं। तो हमारे सोसाइटी गवर्नमेंट की बहुत सारे वेलफेयर स्कीम होती है, उसमें से किसी को अगर किसी स्कीम में करप्शन होता है तो उसका अंजाम हम लोग देते हैं कि लोगों के पास में उनका हक नहीं पहुंचता है और स्थिति वही की वही रह जाती है। और जो हम लोग विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं वो फुलफिल होने में वो सब these are obstacles, basically obstacles। करप्शन ऐसा चीज है कि ये पूरे समाज को, पूरे देश को खोखला करता है। तो एज ए एमटी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि आप अपने कार्यों में सतर्क रहिए, सजग रहिए। जो आपने यहाँ से सीखा है उस रूल्स को फॉलो करिए अपने कार्य क्षेत्र में। और अगर कोई बगल में आपके कार्य क्षेत्र में कोई किसी तरह की या कोई समाज में किसी तरह की कोई गलत हो रहा है तो उसके बारे में जरूर बताना है। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है, स्थिति वैसे की वैसी रहेगी। अगर आप रोक टोक करेंगे, जो बिजनेस का एक होता है कि हम लोग भी बोलते हैं रोक टोक, रोकना नहीं लेकिन टोकना जरूर चाहिए। और आजकल आप लोगों ने सुना होगा पीटीपी के बारे में, लोग जो शिकायत नहीं करते हैं, कंप्लेन नहीं करते कि हम सामने आ जाएंगे। तो पीटीपी के बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, रेजोल्यूशन एक्ट, इसमें ऐसा है कि कंप्लेनेंट की शिकायत की गोपनीयता रहती है, शिकायतकर्ता की गोपनीयता रहती है। उसमें किसने कंप्लेन किया इसके बारे में पता नहीं चलता है। और ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल है आज करप्शन को कॉम्बैट करने का, सबसे बहुत बड़ा टूल हो गया है। इसमें कोई भी भारत का नागरिक किसी भी नहीं अपने कार्य क्षेत्र, अपने समाज में, किसी दूसरे विभागों में भी जो भी कुछ व्याप्त हो रहा है, केवल ये इसमें कंडीशन है कि पर्सनल लेवल पे जो वेंजेसेस हैं उसके लिए कंप्लेन नहीं करना है। आपको सरकारी कार्यों में या वेलफेयर स्कीम्स में या कहीं करप्शन हो रहा है, अपने कार्य क्षेत्र में कहीं कोई कुछ गलत कर रहा है, तो चुप रहने से स्थिति और खराब होती जाएगी। और हम लोग जो विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ी रुकावट रहेगी। तो चूँकि आप लोग अपने करियर का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे हैं और योगदान देंगे, और सरकारी नौकरी है आपकी, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सरकारी सेवक होने के कारण सबको अपनी जिम्मेवारियां का पालन करना पड़ता है। तो देश को आपसे बहुत बहुत कुछ उम्मीदें हैं। आशा है आप सब लोग उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। धन्यवाद। सतीश कुमार, माई बेंचमेट, मैं बेंचमेट वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ जैसे राधा साहब ने तो सुन दिया कि ही इज ऑल्सो IRC ऑफिसर, तो वो खाली IRC ऑफिसर ही नहीं है, हम लोग दोनों बैचमेट हैं। वो भी केडियारा में थे, रांची में, मैं आसनसोल में केडियारा में था। वो भी सिविल इंजीनियर हैं, हम भी सिविल इंजीनियर हैं। वो भी CVO है, हम भी CVO हैं। इतना कॉमन होने वाले को ऑब्वियस है, मैं बेंचमेट ही कहूँगा। हमारे IACM के गुरुदेव, मैनेजमेंट के शुरुआत में मैंने कोल इंडिया का थीम सॉन्ग सुना, उसके बाद IICM का थीम सॉन्ग सुना। IICM का थीम सॉन्ग एक बच्चे की आवाज़ से शुरू होता है। तुम नहीं जान रहा यार, हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सतीश कुमार साहब ने बताया कि आप लोग अपने करियर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव पर हैं। उस ऐसे सिचुएशन में जब हम ट्रेनिंग लेने आए हैं, मेरा कंपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मुझे किसी ने बताया था कि बचपन में हमको पेंसिल से लिखने को लिए इसलिए ले जाता है कि आप करेक्शन कर सकते हैं।
जो बच्चा होता है उसको पेंसिल दिया जाता है, उसको लिखता है, फिर मिटा कर हम करेक्शन कर सकते हैं। बाद में हमको पेन दे दिया जाता है, यानी आप जब यहाँ से ट्रेनिंग करके जाएंगे तो आपके हाथ में पेंसिल नहीं रहेगा, अब पेन रहेगा, और पेन से यदि गलती हो जाती है माय डियर फ्रेंड तो मिलती नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको गलती नहीं करना है, कुछ गलती हो गई तो कुछ छुपाना नहीं है। तो हम आज जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका हम आगे यूज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि कोयला काला है। एक हम सुनते थे कि सफेद झूठ, झूठ यदि सफेद हो सकता है, सफेद यदि झूठ हो सकता है तो काला सच्चा क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब ने बता दिया कोयला काला है तो क्या हुआ, सच्चा है। कोयला ही एक ऐसी मिनरल है जो खुद को जलाती है ताकि राष्ट्र का निर्माण कर सके। धरती माँ अपने गर्भ से कोयला दान करती है हम भारतवासी के लिए, हम मानव के लिए, और वो कोयला खुद अपने आप में जलाती है ताकि मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो सके। साहब ने बताया कि जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा, जितनी भारी कठरी होगी उतना तेरी उतना तो हैरान रहेगा। इससे थोड़ा सा मैं डिबेट कर रहा हूँ। कोल इंडिया जिस मोमेंटम से बढ़ रहा है, जिस पेस से बढ़ रहा है, आपको सामान कम नहीं रखना है, अपनी जिम्मेदारी को कम नहीं करना है। आप जोश जुनून के साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़िए, तभी हम लोग जो राष्ट्र के निर्माण में जिस तरह से बड़ा पिलर की भूमिका निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। ये जो कवि ने बताया था कि अपनी व्यथाओं को, अपने रिक्वायरमेंट को कम रखो, तो वो उस टाइप से न सोच करके मैं इसका यहाँ यूज करना चाहता हूँ कि आज से आशाएं हैं, पूरे देश की आशाएं हैं, पूरे विश्व को भारत से अलग आशा है, पूरे भारत को कोल इंडिया से आशा है कि विश्व को आशा है भारत से कि ये डेवलप करेगा तो हमको भी हेल्प करेगा। उसी तरह से पूरे भारतवासी को कोल इंडिया से आशा है, और कोल इंडिया मतलब आप फ्यूचर ऑफ कोल इंडिया आज से सबकी आशा है। तो आप पूरे मोमेंटम के साथ, पूरे सम्मान के साथ आप चलिए, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर जो साहब का इंस्ट्रक्शन था, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। यानी जो बिकाऊ नहीं है वो अनमोल होता है। डॉक्टर साहब ने कोल इंडिया के बारे में मूल्यवान शब्द का प्रयोग किया। सचमुच कंपनी केवल मूल्यवान नहीं है, कोई मूल्यवान कैसे होता है जब वहाँ का हर चीज मूल्यवान है। आप भी मूल्यवान हैं और मूल्यवान बनिए, और जो मूल्यवान होता है वो बिकाऊ नहीं होता है। माय डियर कोल इंडियंस, आप बिकाऊ नहीं हैं, आप अनमोल हैं, आप बहुत ही मूल्यवान हैं। अपनी कीमत को पहचानिए और क्या काम आप करना है उसको देखिए। एक अभी एटीएम वाले ना डॉक्टर साहब, एटीएम वाले अपना पैसा निकालने का सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, पैसा निकालता था उसका एटीएम दे देते। अभी क्या हुआ कि आप एटीएम कार्ड निकालिएगा तब पैसा मिलेगा। हमने इसमें थोड़ा रिसर्च किया कि पहले एटीएम दे रहा है फिर पैसा निकालेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने रियलाइज किया है एक बार पैसा मिल जाने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है। एक बार पैसा मिल जाता है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपना जमीन भूल जाता है। तो एटीएम कार्ड है, तो एटीएम कार्ड का जो सिस्टम चेंज हो रहा है वो भी इसको भी ध्यान रखना है। लगता है कि बड़े एटीएम ले लो, अपने जमीन को बचाओ, पैसा मानव का गलत इधर से इस तरह से मानव को परिवर्तन हो रहा है, उसको ध्यान रखते हुए
कमिंग टू अदर टॉपिक, डॉक्टर साहब ने बिजनेस की बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने पीडीपी का और 3 मंथ्स कैंपेन की बात की। 17 नवंबर तक 3 मंथ का सीबीसी का जो बिजनेस अवेयरनेस कैंपेन हो चलेगा। उसी 3 मंथ्स कैंपेन में कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है, उसके अंदर आप पढ़िएगा तो ये स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। इन सब टॉपिक पर भी लोगों को ट्रेनिंग कराना है। उसमें से मैं चुन करके एथिक्स, इंटीग्रिटी, कंडक्ट रूल और एटीट्यूडनल चेंज, इसको मैं लिया कि मेरे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मैं ये इंटरेक्शन करूँगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव पर हैं। तो आज हम लोग केवल इसी बातें पर करेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रिटी, व्हाट इज एथिक्स। शुरुआत इंटीग्रिटी से करो। इंटीग्रिटी का आप डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाया। एक है कि यदि हम सत्य को निगोशिएट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। एक बोलता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन होने के बावजूद भी, चाहे जो भी सिचुएशन हो, हम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, अडिग नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। हम हर तरह से परेशानियों में हैं, वो इंटीग्रिटी होता है। ऐसा किसी ने कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी डिफाइन किया कि आसान रास्ता है, उसको छोड़ करके आप यदि डिफिकल्ट पाथ को अपना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। और मैं जो मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरुजनों ने जो सिखाया, वो मेरा हॉल मार्क है, वो है नहीं हो पाए। हमेशा अपने दिल पे हाथ रखो, सुनो वहाँ सब दिया और तब देखो कि क्या सही है क्या गलत है। वो सारा काम करो जो आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा की आवाज आती है। दैट इज कॉल्ड। मैं इंटीग्रिटी जब समझाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ऑनेस्टी का बड़ा भाई, बड़ा से बड़ा जो भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। का भी डिफिनेशन है कि कोई भी नहीं देख रहा हो, कोई भी नहीं जान रहा हो, फिर भी हम सत्य को अडिग रहें, सही काम करें, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। मतलब अपने कर्तव्य से अडिग रहें, ये इंटीग्रिटी है। आपको इंटीग्रिटी का डिफिनेशन और बता दूँ। मैं नॉनवेज नहीं खाता। मैं किसी फंक्शन में गया, पता चला वहाँ पर केवल नॉनवेज ही बना हुआ है। अब हमने वो वहाँ के पूरे घर वाले आ गए कि नहीं, पता नहीं था, इसके अंदर कोई वेजिटेरियन आइटम बनाया नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। पूरा घर परिवार वाला इकट्ठा हो गया कि मेरी इज्जत की बात है, आप नहीं खाएंगे तो हम लोग को वो सिखाया जाएगा। उसमें सारा परिवार की उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए मैंने नॉनवेज खा लिया। यदि मैं नॉनवेज खा लिया तो कभी न रसूल से समझौता कर लिया, दैट इज नॉट इंटीग्रिटी। चाहे जो भी सिचुएशन है, भूखे रह जाएगा लेकिन नहीं खाएगा, उसको इंटीग्रिटी। कोई नॉनवेज बना हुआ था, ठीक है नॉनवेज नहीं खाएगा, उसका थोड़ा सा वो देखो, ग्रेवी देखो, उसी से खा लेगा। वहां पर भी आप इंटीग्रिटी को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन और देखिए, मैंने कोई बेईमानी नहीं किया, मतलब ऑनेस्टी से कोई कंपैरिजन, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया हमने, वो हो गया। मतलब वहाँ पर ऑनेस्टी बना हुआ है, लेकिन इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हो गया। वसूल पे चलिए, वसूल पे बने रहिए। वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव में वसूलों को ताक पर क्यों रखे? मैं बोलता हूँ, say no when you want to say no। यदि आप ना कहना चाहते हैं तो ना कहने की हिम्मत रखिए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। जो सत्य है उस पर आप अडिग रहिए, वो है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखे हम? गलत को गलत ना सही और सही भी क्यों कहें हम? गलत को गलत ना सही और सही भी क्यों कहें हम? माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों ने सिखाया
उन्हीं मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं। ईमानदारी वो मेरी जीवन शैली क्यों हो गया? ईमानदारी वो मेरी जीवन शैली क्यों हो गया? इंटीग्रिटी पर चलना है माय डियर फ्रेंड्स। इंटीग्रिटी को अपना एसेट बनाइए, वो अनमोल है। एक और भी बता दूं, आप चालाकी में न रहें कि हम कुछ गलत कर दे रहे हैं और दुनिया वालों को पता नहीं चलता है। आपसे कौन मिलने आ रहा है, क्या काम कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, ये दुनिया वालों को पता चल जाता है। ये और आजकल तो आईटी जमाने में और पता चल जाता है। तो ये आपका वो ये कन्फ्यूजन में रहेगा कि नहीं ये तो हमने कर दिया, पता नहीं चला। इस कन्फ्यूजन में ना रहे, इंटीग्रिटी को अपना एसेट बनाएं। आप मूल्यवान हैं, इस तरह से जाएं। एक साहब ने बताया सामान वाली बात, मतलब जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। मतलब संतोषम परम धर्म। एक इंडिकेशन यही था खाली कि हम लोग करप्शन के प्रति अपना एटीट्यूड क्यों चेंज करके आते हैं। घर में पैसा कमाने की लालसा क्यों आती है? उसका एकमात्र कारण है कि हम अपना चादर, ये अपना पैर इतना फैलाते हैं कि जितना बड़ा चादर है उससे बहुत बड़ा पैर फैला देते हैं, और उस चादर को खींच नहीं पाते हैं। हमको गलत माध्यम, गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। इसीलिए संतोषम परम धनम। एक बार हमने उस सीरीज को हम लोग 2023 के बिजनेस वाले सिविक पीरियड में CIS के हेडक्वार्टर में लाया। उन्होंने बताया था कि पहले जमाने में गाय को, हाथी को, घोड़ा को भी धन माना जाता था। तो लेकिन जब संतोष धन आ जाता है तो सारा धन विकास हो जाता है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गो मतलब गाय, गज मतलब हाथी, बाज मतलब घोड़ा, रतन मतलब रत्न, सोना चांदी जो भी होगा। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन पूरी समा। मतलब हो गया तो ये सारा जो भी धन है, जो भी आपका लालच है, वो खत्म हो जाएगा। सब धंधे के समान है, पूरी समान है। हमको संतुष्टि बनना है और जितना हमारा अपना पैर फैलाएंगे उतना ही आप आसान रहेंगे। ये था हमारे डॉक्टर साहब का जो उसका था। और इंटीग्रिटी जो नकली है वो नकली रहेगा। कितना भी चमकेगा पीतल, नकली तो नकली रहेगा। जो आदमी नकल करके पास किया हुआ है, देखिएगा आज के जमाने में कमीशन नहीं निकाल पाता है। जो झूठ बोल करके बहुत दिन तक नहीं कर पाता है। कर्ण ने झूठ बोल करके द्रोणाचार्य से सीखा था, जब एक्चुअल में उसकी जरूरत नहीं तो भूल गया। आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आप जेम हैं, आप मेहनती हैं, आप जीनियस हैं, सब आगे अपने स्कूल कॉलेज का टॉपर है। हम यूपीएससी में हम टॉप किए, डॉक्टर साहब ने टॉप किए हम लोग, तो रेलवे मिल गया। संघर्षवान है, आपके मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार दिए हैं, संस्कारवान हैं आप, मतलब आप जेम हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कोल इंडिया लकी है कि आपके जैसे जेम को पाया है। कोल इंडिया लकी है कि आपके जैसा जेम को पाया है। आपका आप जेम हैं, आप अपना ऐसा कुछ लक्ष्य बनाइए कि आपको संतुष्टि मिले। मेरी बात मानिए, अपना लक्ष्य आपको ये नहीं बनाना है कि हम कुछ पैसा कमा लें, अच्छा है नेम एंड फेम कमा लें। माय डियर जेम, कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। तो आप अपना लक्ष्य ये मत बनाइए कि हम कुछ पैसा कमा लें, चाहे नेम एंड फेम कमा लें। आप अपना लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है, हमको परिवर्तन करना है, आपको ऐसा लक्ष्य करना है। जब आपका लक्ष्य होगा परिवर्तन करना, कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है, कोल इंडिया से आप टकराइए।
जो अच्छाइयाँ हैं कोल इंडिया में उसको और अच्छा कीजिए। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। कोल इंडिया में n नंबर ऑफ अच्छाइयाँ हैं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर जेम, उस अच्छाइयों को और अच्छा कीजिए। कोल इंडिया में n नंबर ऑफ बुराइयाँ हैं, n नंबर ऑफ लिगेसी बुराइयाँ हैं, उससे टकराइए, डरिए मत। आप जेम हैं, आपका लक्ष्य है परिवर्तन करना, और कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिए। जो इनकी बुराइयां हैं उसको ठीक कीजिए। जब आप बुराइयां ठीक करने जाएंगे तो वहाँ पर n नंबर ऑफ लोग होंगे जो आपको रोकेंगे, टोकेंगे कि तुमको क्या मतलब। लेकिन आप डरिए मत, आप जेम हैं, आपका लक्ष्य है परिवर्तन करना, आपको छोड़ना नहीं है। कोल इंडिया की जो बुराइयां हैं उसको आपको परिवर्तन करके अच्छा नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसा मिलेगा वहाँ पर, मोटा भाई मैं बोलता हूँ उसको, जो आपको रोकेगा टोकेगा, उनसे डरना नहीं है। और CDO साहब ने, डॉक्टर सतीश कुमार साहब ने बोला PDP कंप्लेन के बारे में, गूगल बाबा में सर्च कीजिएगा PDP कंप्लेन के माध्यम से, जिसमें आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है आइडेंटिटी, उसके माध्यम से ऐसे मोटा भाई को कंप्लेन कीजिए। कई बार होता है कि हम को बाधा देने वाले को, हमको जब तक हम तलवार उठा करके नहीं मारेंगे तो नहीं ठीक होने वाला है। तो आप जेम हैं, कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिए, अपना एटीट्यूड रखिए। किसी को बोलते हैं हमारा जो लक्ष्य है परिवर्तन करना, हम उसको चेंज करेगा, पूरी तरह से काम करेगा। एक और कि हमें यदि नो बोलना है तो नो बोलना है, नो बैकअप बनाइए। जैसे आप कोई चीज़ को नो बोलिएगा, बॉस आपसे नाराज हो जाएगा, कभी मैं बोल रहा ऐसा करने के लिए नहीं कर रहा। लेकिन आप यदि गलत है तो गलत को गलत बोलने का हिम्मत रखना चाहिए। नो बैकअप बनाइए। 2-4 बार देखेगा कि नहीं बोल रहा, नहीं कर रहा है, फिर वो गलत काम करने के लिए वो बंद कर देगा। बॉस को समझाइए, काउंसिल कीजिए, साहब ने बोला रोक टोक कीजिए, साहब को बताइए सर इसमें ये गलत है। लेकिन ये भी देखिए कि बॉस ऐसा क्यों बोल रहा है करने के लिए। यदि वो काम कंपनी के हित के लिए है तो कैसे वो काम हो, कैसे आप उसको अपना बुद्धि लगाइए। आप जेम हैं, परिवर्तन करना है, कैसे काम हो उसको वो काम करें, वो है। यदि आसानी से नहीं हो रहा है, आप डिफिकल्ट बात चुनिए। इंटीग्रिटी, जब मैं इंटीग्रिटी का बताता हूँ एग्जाम्पल देने के लिए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनके पिताजी की इच्छा थी कि हमारा बेटा ICS बनेगा। उस समय IAS का एग्जाम जो होता था उसको ICS बोलते थे, और उसका एग्जाम इंग्लैंड में होता था और काफ़ी टफ हुआ करता था, और इक्का दुक्का बिरले ही कोई इंडियन हो पाएगा, ऐसा सिचुएशन था उस समय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई के समय खूब मेहनत की और इंग्लैंड में जाकर के एग्जाम दिए, और उनका 4th पोजीशन आया ऑल ओवर वर्ल्ड में। उस समय ब्रिटिश का पूरा हुकूमत था पूरे विश्व में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का 4th पोजीशन आया। जब क्वालिफाई किए उन्होंने तो इंडिया में पूरा लहर फैल गया, कह रहे एक इंडियन है जो ICS क्वालिफाई किया है। और उसमें लोग शिप से आता था, पूरा 40-50 दिन लगता था आपको इंग्लैंड से इंडिया आने में। फिर वो शिप पकड़े और इंडिया जब बॉम्बे आई, बॉम्बे में जब वहाँ पहुँचे तो हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग उनको देखने पहुँचे। अब इस शिप में है, जब वहाँ लोगों को देखे वो बोले कि ये जो मेरा अचीवमेंट है ये मेरा पर्सनल है। कोई बोल रहा पीछे क्या? चालाक बनने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जब वो बोट में थे तो उनको सामने देखे कि तो मेरा पर्सनल अचीवमेंट है, इतने लोग क्यों करता है उनको देखने के लिए। अब वो उनका मन परिवर्तन होता है, एटीट्यूडल चेंज होता है। अब यदि ये मेरा पर्सनल अचीवमेंट में इनको इतनी खुशी है, इतना देखने के लिए हम आ रहे हैं, यदि मैं इनके लिए कुछ करूँगा तो क्या करेंगे। फिर वहाँ से वो कलकत्ता आते हैं और अपना जो ICS का डिग्री है वो उनके पिताजी के चरणों पर रखते हैं और रिजाइन कर देते हैं। उस समय ICS मतलब किंग, उनको आसान जॉब मिल रहा था, लाइफ पूरा एकदम ईजी होने वाला था।
उसको उन्होंने टुकड़ा दिया। और उस समय महात्मा गांधी देश को आजाद करने के लिए मुहिम लेके चल रहे थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस में भी उन्होंने इतना मेहनत किया कि 1936-38 के आसपास वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। मतलब एक जो आसान पाथ को उन्होंने छोड़ा, एक कठिन पाथ और कांग्रेस को बढ़ाया उन्होंने, और इतना मेहनत किया कि लोगों ने उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और देखे कुछ हो सकता है कि जब आप मालिक बनिएगा तो देखिएगा कुछ हमारी कमी है, उसको करते उन्होंने वो टॉप पोस्ट को जो कांग्रेस का अध्यक्ष का पद था उसको भी रिजाइन कर दिया। यदि वो नहीं रिजाइन किए होते तो जब भी देश आजाद होता तो हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर होते या कोई मिनिस्टर होते, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं किया। आसान पद जो मिलना था उसको उन्होंने छोड़ा दिया और कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के आपको पता है उन्होंने आजाद हिंद फौज का बनाया। वो सारा काम किए कि जिससे हम अंग्रेजों को का बाल बाका करें, जो अंग्रेजों के दुश्मन देश थे उनसे हाथ मिलाया। जब द्वितीय बुद्ध युद्ध आया तो उसमें उन्होंने साथ दिया। और आपको बाकी पढ़िएगा उस आदमी की जो परिवर्तन करने का चेंज ऑफ एटीट्यूड, जब भी मैं इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल देता हूँ उस बात में तो मैं क्या आज मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको के सामने जो भी 80 मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो हर एक आदमी अपने आप विश्वास इस मिशन से, इस थॉट से, इस विजन से आपको इंडिया आपको इंडिया में परिवर्तन करना है, तो हमको आगे बढ़ना है। एक और मैं किसी का स्पीच पढ़ रहा था तो कोई बता रहे थे वो कि करप्शन के 5 स्टेज होता है। एक होता है रिजेक्शन, मतलब आपका कोई ऑफर कर रहा था आप रिजेक्ट कर दीजिए। फिर उन्होंने साथ में भी बोला कि जो रिजेक्ट कर देता है ना वो अपने आप बहुत ही एटीट्यूड में रहता है, बहुत ही घमंडी टाइप हो जाता है। मतलब उसने बोलता है कि मैं तो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, बाकी सब लोग इस तरह उसके अंदर फीलिंग आ जाती है। पहला स्टेज होता है रिजेक्ट, जैसे रिजेक्ट कीजिएगा फिर कस्टमर को उठाना। दूसरा है एक्सेप्ट। अब दशहरा दिवाली आ रहा है, कोई गिफ्ट दिया आप एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ तक भी उस स्पीच में बोला गया था कि यहाँ तक भी मानते हैं कि चलो ठीक है कोई खराबी नहीं है। उसका अगला स्टेज आता है एक्सपेक्ट। दशहरा दिवाली होली आ रहा है तो हम आशा कर रहे हैं। ये जो एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट ये जो चेंज हो रहा है यही से करप्शन वाला फिर शुरू हो रहा है। हम IICM में आ रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमको 100 दिया जाएगा तभी हम आएंगे। तो यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप करप्शन के स्टेज नंबर 3 में जाके होता है। अब आपको पीपी का इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ सकती है। देखो एक्सेप्ट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि हमको कुछ गलत पैसा मिलेगा तभी हम काम करेगा। माइंड ऑफ इंटीग्रिटी, जॉइंट ऑफ इंटीग्रिटी, आपको मैं बता दूं, रूल्स आर देयर टू वर्क, नॉट टू अचीव। आपको n नंबर ऑफ लोग मिल जाएंगे जो रूल दिखा के बोलेगा सर ये रूल बोलता नहीं कर सकता। बॉस को मैं बोला, बॉस को मना कर दो, से नो व्हेन वी वांट टू से नो। रूल बोलता है नहीं कर सकता, इसलिए सर को दिखा दिए, कहानी खत्म। नो माय डियर फ्रेंड, वो रूल यदि बनाया गया है तो काम कैसे हो उसके लिए बनाया गया है। यदि आपको लगता है कि इस रूल के चलते हमारा काम नहीं हो रहा है तो उस रूल को बदल दीजिए। बॉस क्या तो बदल दीजिए, मैनुअल को चेंज कर दीजिए, लेकिन काम कैसे हो इसकी चिंता करना है। ये जब हम लोग इथिक्स बात करेंगे तो इथिक्स में आ जाता है। कंपनी का रूल क्या है, नियम क्या है, नियम को चेंज करना तो चेंज करेंगे, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। इंटीग्रिटी और इथिक्स की बात करता हूँ तो राम को मैं बोलता हूँ कि वो इंटीग्रिटी वाले से निकलाते हैं, और कृष्ण को बोलता हूँ कि वो इथिक्स की से निकलाते हैं।
राम मतलब कि आपको पुरुषोत्तम मर्यादा सहित पूरा थ्योरी पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, आइडियल बनना है, परफेक्ट बनना है, वो राम है। और कृष्ण को देखिएगा, काम कैसे हो, कैसे हम महाभारत जीते, उसके लिए छल कपट करना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे जो करना पड़े, वो कृष्ण ने वो, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो झूठा है उसको तो झूठी से ही मार पाएंगे। यदि कोई आदमी हमारे कंपनी के ऊपर बुरी नजर रख रहा है, उसके हिसाब से हमको कृष्ण बनना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एथिक्स। तो आपको पहला मैं बोलूं कि राम बनना है, और जब राम बनेंगे तभी हम रावण को मार पाएंगे। एक और, चाणक्य से कोई मिलने गया, तो वो कुछ काम कर रहे थे, उनका फ्रेंड था, मिलने गया, कुछ काम कर रहे थे, इशारा किए उनको। जब काम कंप्लीट हुआ थोड़ी देर के बाद, फिर उन्होंने क्या किया, वो लैंप को बुझाए जिससे काम कर रहे थे, और दूसरा लैंप था बगल में, उसको जलाया। अब वो फ्रेंड को बुलाया, आ जाओ। जब गया बगल में, तो फ्रेंड बोला इसको क्यों बुझाया, इसको क्यों जलाया? बोले कि जब आप आए तो मैं राज्य का काम कर रहा था, इस वाले लालटेन में राज्य का तेल जलता है, तो मैं राज्य का काम कर रहा था, तो राज्य के हिसाब से। अब आप हमसे मिलने आए हैं, तो मेरा पर्सनल काम है, अब इसमें मेरा पर्सनल काम, पैसा का पर्सनल तेल लगा हुआ है, अब ये लालटेन में चल रहा हूँ। वो भी सरप्राइज किया कि इंडिया में ऐसे लोग हैं, इस तरह से डिमांडेट करते हैं। डॉक्टर साहब विश्वेश्वरैया सिविल इंजीनियर थे, हम भी सिविल इंजीनियर थे। मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया, दो कैंडल रखते थे, एक कैंडल पर्सनल काम के लिए और एक कैंडल अपना ऑफिशियल काम के लिए। यानी इस तरह से मैन ऑफ इंटीग्रिटी हमारे पूर्वज थे, उनसे हम लोग सीखे ऑनेस्टी किस तरह से, इंटीग्रिटी को किस तरह से। जब हम लोग इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो बोलते हैं पटेल साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ही वाज जॉइन ऑफ इंटीग्रिटी। और बिजनेस अवेयरनेस वीक हम लोग उसी वीक मनाते हैं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मतिथि आता है। जन्मतिथि जिस दिन आता है उसी वीक को पूरा पकड़ करके बिजनेस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। उनको ही क्यों सिलेक्ट किया गया? उनके बारे में जब बात करता हूँ, उनकी कभी एक बार क्या हुआ था, उनका बहस चल रहा था, उनका जो मुवक्किल था उसके फेवर में वो बहस चल रहे थे। जज साहब बैठे हुए थे, बाकी दोनों वकील थे, वो पटेल साहब। कोई आदमी आता है, कागज का स्लिप उनको देता है, और कागज का स्लिप पटेल साहब पढ़ते हैं, उसको पॉकेट में रख लेते हैं। फिर उसके बाद बहस जारी रहता है, फिर लंच हो जाता है, फिर सेकंड हाफ में करके 5 बजे तक कंक्लूड हो जाता है, और वो आदमी को जो भी सजा था वो बरी हो जाता है। फिर वो जज साहब पटेल साहब जाते हैं कि अगला हियरिंग जो मेरा बाकी है वो 15 दिन बाद रखिएगा। बोले क्यों? एक्चुअली माई वाइफ इज नो मोर। देखिए, बोले हाँ। बोले साहब कब पता चला? बोला इस समय जो स्लिप दे रहा था ना 11 बजे के लगभग करीब तक, बोले उनको तुरंत आपको तुरंत चला गया था छोड़ कर दिया। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अपना जो ड्यूटी कर रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ, उस आदमी तो मैं यदि छोड़ के चला जाता तो उसको सजा हो सकती, उसकी फांसी हो, मेरे अलावा उसके पास कोई और है। और जब चला गया तो चला गया, उसको मैं बचा भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने देखा कि मेरा कर्तव्य ये बोलता है, उसको यहाँ रुकना है और इसको डिफेंड करना है, बाद में बोलना है। इस तरह से आपके पूर्वज थे, इसलिए इस तरह का काम आपको करना पड़ेगा। क्या प्रायोरिटी है, किस ड्यूटी को करना है, तभी हम लोग अपने कंपनी को, अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। और दूसरा है एथिक्स। एथिक्स का जो हमारे कंपनी का रूल है, जो हमारा नियम है, उसके हिसाब से हम काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। यदि रूल बना हुआ है उसके हिसाब से हमको काम करना है। कोई टेंडर है जिसका डॉक्यूमेंट है, इतना % जो भी हमारा लिबिलिटी क्राइटेरिया सब उसमें है, तभी से हम टेंडर अवार्ड कर पाएंगे। मोरल हमारा अलाउ करता, दिल अलाउ करता कि बहुत गरीब आदमी है, उसके पास कोई कागज नहीं है, उससे टेंडर दे देते हैं, आपका भला हो जाएगा। वो एथिक्स नहीं करता है।
कोई आदमी बीमार है, उसका घर परिवार वाले बीमार हैं, इसलिए उसकी राशि पोस्टिंग कर देते हैं, तो फेवरिज्म हो गया आपका, वो भी ठीक नहीं होगा। जो कंपनी का रूल है, जो कंपनी के हित के लिए बना हुआ है, उस रूल को फॉलो करेगा, वो काम करेगा जो कंपनी के लिए है। दैट इज पॉलिटिक्स। एक बार रुक्मिणी, यहाँ पर नारी शक्ति भी है, रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन नाम खाली राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण होता है। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन किया कि मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन नाम पूरा देश दुनिया जमाना सब जानता है कि राधा कृष्ण जानता है, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण एक्सपेरिमेंट भरोसा करते हैं। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण बीमार पड़ जाते हैं। वैद्य जी आए और उनको बोले कि कोई महिला अपने पैर से पानी को टच करेगी, उस पानी को भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगाया जाएगा तो इनका तबीयत ठीक हो जाएगा। द्वारका के पूरा सारा नारी शक्ति को बोला गया कि आप पानी को टच करो। भगवान श्री कृष्ण का बीमार हैं, उनको माथे पर लगाएंगे। सब नारी शक्ति ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, अरे हम पानी को टच करेंगे और वो पानी माथा भगवान के माथे पर चढ़ेगा, उसको तो पाप लगेगा, मैं नहीं टच करूँगा। सारे लेडीज लोगों ने द्वारका का मना कर दिया। फिर रुक्मिणी को बोला गया कि वैद्य जी ने बोला है कि इस पानी को टच कर दो और भगवान श्री कृष्ण का ठीक हो जाएगा। तो क्या पानी पैर से टच करूंगी, वो भगवान श्री कृष्ण के माथे पर चढ़ेगा, लगाया जाएगा, मैं तो नहीं करने वाली, मेरे को तो नरक मिलेगा, मैं तो पाप मिलेगा, मैं ये काम नहीं करने वाली। रुक्मिणी मना कर दिया। फिर राधा जब पूछा गया कि इस पानी को टच करना है, भगवान श्री कृष्ण को तबीयत खराब है, उनको माथे पर लगाएंगे ठीक हो जाएगा। राधा ने पानी को टच किया पैर से और भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगाया गया, भगवान श्री कृष्ण ठीक हो गए। अब लोगों ने बोला राधा को कि आपको थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ कि आपको पाप लगेगा, आपको नरक मिलेगा, आपको बहुत कष्ट होने वाला है मरने के बाद, चाहे जो भी हो। राधा का जवाब आता है कि मुझको कुछ नहीं पता कि मैं स्वर्ग में जाऊंगी कि नरक में जाऊंगी, पाप लगेगा, मेरा कान्हा ठीक रहेगा, मुझको बस इतना ही कान्हा ठीक रहे, कान्हा स्वस्थ रहे, हमको इसी से मतलब है, बाकी हमारा अपना ये कहानी में क्यों सुना रहा हूँ? मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, मैं वो काम करेगा जिससे हमारी कंपनी की सेहत ठीक रहे, कंपनी का स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़े, ऐसा हम काम करेगा। हम मान्यताओं पे नहीं जाएगा कि पानी टच करने से नरक मिलता है, पुराने जो रूल्स बने हैं उस पर हम नहीं जाएगा। जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, पता लगा कि हमारे वो जो बड़े बॉस है वो तो टेंडर से फाइल कर देते थे, उसको चेक कीजिए रूल है कि नहीं, रूल देखिए, नहीं है रूल बनाइए, काम कैसे इसमें होता है। आपको रुक्मिणी नहीं बनना है, आपको राधा बनना है, वो सारा काम करना है कि हमारे कंपनी को कैसे बना होगा, कंपनी का सेहत कैसे ठीक होगा। दैट इज कॉल्ड एथिक्स। भावनाओं में कभी नहीं बनना है। एक और मैं हमेशा अपने कोई जस्ट बोलता हूँ कि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। वो सरदार पटेल की वाइफ एक्सपायर कर गई थी, कर्तव्य नहीं छोड़ा, भावनाओं में भाई नहीं, होना नहीं छोड़ा। भगवान ये जब देखिएगा राम और रावण की लड़ाई हो रही थी, एक एक योद्धा मारे जा रहे थे, सबको पता चल गया था कि भगवान है, राम के बारे में सबको पता था कि भगवान है, तो डिफीट होना नहीं है, जो उससे लड़ेगा वो करे, मरना ही मरना है। रावण के भाई, रावण के बाकी सब जो वो मर चुके थे। फिर मेघनाथ की बारी आती है। माय डियर फ्रेंड, जब अपना बेटा जाता है लड़ने ना, पता है भगवान से लड़ने जा रहे हैं, मरेगा ही, वो रोने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जेम हैं, आपको रोने का कोई अधिकार नहीं है। आप दुखी हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन आपको भावनाओं में बहने का कोई अधिकार नहीं है। मेघनाथ अपने पिताजी को समझाता है कि राजा को रोने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या चाहते हैं? राजा रावण भी रोने लगा और साथ में मंदोदरी भी रोने लगी।
और वो देख करके मेघनाथ अपने आप में बहुत बड़ा जोधा था, वो इंद्र को हराया था, अपने मम्मी पापा को समझा रहा है। ये आप सोचिएगा मेरा बेटा है नहीं जाए, बाकी सब आपका प्रजा है, बेटा नहीं था वो लड़ने चला गया, तो आप ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा नहीं करना। मेरा कर्तव्य है राज के लिए लड़ना, दीपक का कर्तव्य है कि जलते रहना, अंधेरा को भगाते रहना। हवा आएगा हमको बुझा देगा इसलिए जलना बंद कर दे, ऐसा नहीं है। किसी माइंड में हम इसलिए काम नहीं करेंगे कि अभी तो काम होना नहीं है इसलिए भी काम करना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। कोई पता लगा मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा उसके लिए अटेम्प्ट लेना छोड़ दे, नहीं होना नहीं, ऐसा नहीं है। आपका भावनाओं में नहीं बनना है, आपको अपना कर्तव्य करना है, ड्यूटी करना है। उसी में आप देखिएगा रामानंद सागर का जो रामायण था उसमें एक बैकग्राउंड से जब रावण मेघनाथ जब निकलने लगता है तो बैकग्राउंड से कविता पढ़ता है उसमें कि भावुकता से कर्तव्य बढ़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, भावुकता से कर्तव्य बढ़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। हम अपने आप को क्या करना पड़ेगा तभी आप कर्तव्य कर पाएंगे। यदि आप सोचे कि हमको रांची में पोस्टिंग मिलेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, हमको कहीं फील्ड में भेज देगा, कहीं माइन में भेज देगा तभी काम कर पाएंगे, तो नहीं, आपको बलिदान देना पड़ेगा तभी आप कर्तव्य निभा पाएंगे, अपनी ड्यूटी निभा पाएंगे। भावुकता से कर्तव्य बढ़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर के तूफानों से। कि तूफान आएगा तो हम कुछ जाएंगे, इसलिए दीपक जलना बंद नहीं करता है। हम माइंड में काम इसलिए नहीं करेगा कि हाँ कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए हम अपना काम करना बंद नहीं करेगा। कर्तव्य करना है, अपना ड्यूटी करना है। एक और मैं, आप सब लोग पढ़ लिख कर आ रहे हैं, जेब हैं, मेहनती हैं, संघर्षवान हैं। कई बार हमने देखा है जो भौतिकता में सामान ज़्यादा ले लेते हैं, भौतिकता में आ जाते हैं, तो अपना क्या नैतिकता करते हैं। एथिक्स मतलब नैतिकता, न जाने क्या पढ़ा लिखा, क्यों रोज रोज स्कूल गए, न जाने क्या पढ़ा लिखा, क्यों रोज रोज स्कूल गए। भौतिकता की आंधी में हम नैतिकता को भूल गए। आप जो पढ़ लिख कर आए हैं उसको भूलना नहीं है, चाहे जो भी सिचुएशन है। एक और ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि कोल इंडिया में अच्छाइयाँ नहीं है। उसको हम लोग जब एटीट्यूडल चेंज है उसको बात करेंगे। एक और मैंने बताया था एथिक्स के बारे में, इफ देयर इज फ्लेवर और फेवर दैट इज नॉट इथिकल डिसीजन। भावनाओं में आके किसी को फेवर कर रहे हैं, दैट इज नॉट इथिकल डिसीजन। कोई आदमी कंट्रैक्टर गरीब आदमी है, चाय वाला टेंडर डाल दिया तो डॉक्यूमेंट रिफॉर्म दे दिए, दैट इज नॉट इथिकल डिसीजन। उनके हिसाब से काम करना है। दूसरा, आपको हनुमान बनना है, अर्जुन नहीं बनना है। क्यों? अर्जुन और हनुमान में कंपेयर कीजिएगा। हनुमान को एक बार जो बॉस काम पकड़ा दिया वो कर क्या था। यही कारण है कि हनुमान जी की पूजा हर गली चौराहे और हर रोड, हर गांव, हर क्षेत्र में होता है। अर्जुन का कुछ भी काम करने के पहले भगवान श्री कृष्ण से 2 बार 10 बार पूछते थे। मतलब ये चाचा है इनको मालूम कि नहीं, ये मामा है मालूम कि नहीं, फिर इसको है 10 तरह की चीजें वो मांगा। यही कारण देखिएगा अर्जुन की पूजा नहीं होती। सत्य है, देखिएगा जो कौरव के 100 भाई हैं, 100 भाई को भीम ने मारा था। कौरव 100 भाई को भीम ने मारा था। और जितने महारथी को अर्जुन को बुलाया था मारा उन्होंने, उस सब में कुछ न कुछ भगवान श्री कृष्ण ने छल कपट किया या कुछ न कुछ गेम खेला। ऐसा योद्धा नहीं बनना है किसी से पूछ करके बात नहीं करें। आप कितना सामर्थ्यवान हैं, इतने संघर्ष करके आए हैं, आप खुद ही कर सकते हैं। हनुमान बनना है तब जाकर के हम लोग कुछ ऐसा काम कर पाएंगे जो कंपनी के लिए वास्तव में सलाह के लिए तैयार रहेगा। एक और जब कर्तव्य की बात करता हूँ, मेरे घर पे बरामदे में 2 फैन है। जहाँ मैं जनरली बैठता हूँ वो फैन ज़्यादा चलता है, और जहाँ मैं कम बैठता हूँ वो जनरली चलता है, चलिए चलता है।
जो पंखा नहीं चलता है एकदम साफ सुथरा है और आवाज भी नहीं आता है। एक बार कोई आदमी आया और बोला कि जवाहर साहब ये जो फैन है ना, इसको भी वो जो फैन है उसके आपके साथ से साफ सुथरा रखिए। देखिए कितना साफ है, वो आवाज भी नहीं कर रहा है और ये भी है। अब उनको मैं बता नहीं पाया माय डियर फ्रेंड, यही फैन है जो दिन रात चलता है। जो फैन चलेगा वो गंदा भी होगा, जो फैन चलेगा वो खराब भी होगा, जो फैन चलेगा वही कमेंट भी कराया। हमारे फैन को उसी फैन को कमेंट कराए होगी। माय डियर फ्रेंड, फैन गंदा है तो क्या हुआ, आपको वही फैन बनना है जो चल रहा है। उनको मैं बताया, मतलब आप कोई काम करेंगे तभी आप गलतियां करेंगे। आपको बिजनेस वाला चाहे बॉस लोग तो तभी करेगा जो आप काम करते हुए। आपको साफ सुथरा फैन बनने की जरूरत नहीं है। भले आपको 10 तरह की परेशानियाँ आएंगी, तो क्वेश्चन भी करेगा कैसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया। आपको काम करना है, आपको साफ सुथरा फैन नहीं करना है। मैं अपने पूरे इंजीनियर्स को बोलता हूँ कि आप दीपक बनिए, और दीपक बनिए तो बुझा हुआ दीपक बनिए, जलता हुआ दीपक। यदि बॉस कोई आपको काम पकड़ाया और आप नहीं करेंगे तो कल से आपको बॉस काम पकड़ाना है। आप भी देखिए, इमेजिन कीजिए, कोई भी आदमी यदि बार बार आपको टोकना पड़ रहा तो ज्यादा घंटे का काम कर रहा है, उसको काम करना पड़ता है। जो दिया बुझ गया है उसको लोग थाली से उठा के फेंक देता है। जो दिया उसको पूजा करने ले जाते हैं। तो आपको बुझा हुआ दिया नहीं बनना है, आपको चलता हुआ बनना है। आपको साफ सुथरा फैन नहीं बनना है, आपको काम करते हुआ फैन बनना है। आपको अर्जुन नहीं बनना है, आपको हनुमान बनना है। एक और, आपको विभीषण नहीं बनना है। विभीषण को हम लोग अपना कोई नाम भी नहीं रखता, पूजा भी नहीं करता। भगवान श्री राम के 2 भक्त थे, एक हनुमान जी थे, एक विभीषण थे। लंका विजय में दोनों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन हनुमान जी की सब जगह पूजा होती है, विभीषण की पूजा नहीं होती है। तो बताइए आपको क्यों? जो कविता था, कविता तिवारी ने लिखा, बोला था कि विभीषण राम जी के भक्त थे, वो जानते समय, मगर जो देश द्रोही है उसे पूजा नहीं जाता। आपको विभीषण कभी नहीं बनना है। कोई आपको विभीषण की संज्ञा दे आपके डिपार्टमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके समाज में, फिर नहीं बनना है। मैं बोला कि आपके कंपनी में n नंबर बुराइयां हैं, n नंबर अच्छाइयां हैं। आप जेम हैं, जो अच्छाइयां हैं वो दुनिया को बताइए, जो बुराइयां हैं आप जेम हैं, उसको परिवर्तन करने का आपका लक्ष्य है, उसको ठीक कीजिए, उसको ठीक कीजिए। हम क्यों उसको बताएगा दुनिया वाले को? हम खुद इतने सामर्थ्यवान बनेंगे कि अपनी कंपनी की जो बुराइयां उसको ठीक करेगा। विभीषण कतई नहीं बनना है। हमारा नौकरी भी रखा है, जहाँ जिस कंपनी में 2,20,000 ऑफिसर की एम्प्लॉई है, लेडीज एम्प्लॉई हमारे 20,000 के आसपास लेडीज एम्प्लॉई। मैं कल परसों कहीं पढ़ा था कि वर्ल्ड की सर्वाधिक लेडीज एम्प्लॉई ऑफिसर रेलवे में। मैं रेलवे का हूँ, डॉक्टर साहब रेलवे के हैं। पूरे वर्ल्ड में लेडीज एम्प्लॉई ऑफिसर जो है वो 1 लाख के आसपास रेलवे। और थोड़ा और रिसर्च कीजिएगा, मेरा सेकंड क्वेश्चन पे उठ के आएगा। इतनी बड़ी कंपनी, इतना फैला हुआ, कई स्टेट में जो फैले हुए, हमारा नेचर ऑफ वर्क इतना है, पब्लिक से पब्लिक कॉन्टैक्ट, कहीं पॉलिटिशियन, कोई गाँव वाला, कहीं समाज में कोई का उनको इंटरेक्शन करना पड़ता है। उसमें एक आदमी भी यदि विभीषण का कुछ भूमिका निभाएगा तो लोग बहुत ज़्यादा हाथ हो जाता है। आपके कंपनी के लिए विभीषण का उपमा मिलना, विभीषण की तरफ एक्ट करना बहुत ही खतरनाक है। माय डियर फ्रेंड, मैं आज ही आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ, और आप भी जाकर अपने सीनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, उनको बताइएगा कि हमको विभीषण बनना है। इससे हमको कंडक्ट रूल, कंडक्ट रूल मतलब किसी क्लास में मैं गया, उसका नियम था कि जूता बाहर निकालो और तब आप क्लास में रहेंगे। उन्होंने नियम बना दिया, आप यदि क्लासरूम में जूता पहन के चले जाएंगे तो आपको बाहर कर देगा।
मतलब जो हमको पता है हमारे कंपनी ने बिहेव कंडक्ट बना दिया उसको हमको फॉलो करना है। बाकी देखिएगा एथिक्स में और आपका जो संस्कार मिला है और आपका जो इंटीग्रिटी वाली मैटर है वो सारा चीज़ हमारे कंडक्ट में कवर हो जाता है। हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसमें कई जगह क्या है कि जैसे आपके शादी का घर है तो उसमें नॉन वेज नहीं बनेगा, बाकी दिन रोज बनता है लेकिन शादी जिस दिन हो रहा है नॉन वेज नहीं बनता है। बना हुआ कि नॉन वेज नहीं बनता है क्योंकि पूजा पाठ के साथ होता है। दैट इज कंडक्ट। हमको क्लास में हमें ऑफिस में लेट नहीं आना है, सोना नहीं, वो कंडक्ट में पढ़िएगा उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्टेज में आपको जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब एक ऐसा ऑर्गेनाइज कराइए कि 10 मिनट या 15 मिनट का हर एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग वालों को हम कंडक्ट के रूल के बारे में बताएं। एक बार खाली पढ़ देगा तो सिस्टम से पता चल जाएगा। और आता है एटीट्यूडनल चेंज। एटीट्यूड का जब हम लोग बात करें किसी में भगवान श्री कृष्ण से बात बचाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में कन्हैया बन के थे, वो दही खाते थे, पता नहीं कितना लीला किए थे, यानी उस समय भी बड़ा फेमस थे वो। हर आदमी अपने बच्चे को कन्हैया करके बुलाता है। थोड़ा और बड़े हुए अपना एटीट्यूड उन्हें चेंज किया, फिर बांसुरी पकड़ ली। आपको सिचुएशन के साथ भी चेंज करना पड़ रहा है, बांसुरी बजाए। फिर और जब बड़े हुए जिसके लिए उनका धरती पर जन्म हुआ था, फिर उन्होंने ये चेंज हो रहा है एटीट्यूड। हर जगह उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग, बाल्यकाल में अलग, जवान काल में अलग, और उसके बाद उनका ये हम लोग जो एटीट्यूड हमारा है सबके दिमाग में है। मैं जब IIT में पढ़ रहा था, एक मेरा कलीग है कि तुम तो पढ़ने में तेज है यार, तुम बढ़िया से पढ़ाई करो, तुमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। अभी सरकारी नौकरी में है, हमेशा दिमाग में ये भर के जाता है कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। मैं रेलवे ज्वाइन किया, 5-6 साल के बाद एक मोबाइल आ गया। तो मोबाइल में मैंने एक मैसेज टाइप किया, ये आंखें आज भी उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने बोला था कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। मतलब इस एटीट्यूड को, इस भाव को छोड़ना है कि सरकारी नौकरी मिल गया तुमको आराम ही आराम है। ये एटीट्यूड को तोड़ना है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से अपने कंपनी को, अपने देहात का निर्माण कर रहे हैं, जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि आराम नहीं है, तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। इसका प्रतिफल ही होता है। आप अच्छा से पढ़ाई किए तो अच्छा मार्क्स आया, अच्छा से पढ़ाई किए तो कंपटीशन कर पाए, और अच्छा से काम कर रहे हैं सरकारी नौकरी में होने के बाद। एक और बहुत बड़ा दिमाग में लोगों का है कि विजिलेंस वाला आता है तो फॉल्ट फाइंडिंग करेगा, काम रोक देगा, काम करने नहीं देगा, 10 तरह का क्वेश्चन करेगा, रोक टोक करता रहेगा, बिना मतलब का वो बताता है। इस एटीट्यूड को मैं तोड़ने में पिछले 3 साल में सफल रहा हूँ। विजिलेंस वाला भी आपके जैसे डिपार्टमेंट है, वो भी आपका काम कैसे करता है पूरा उसके लिए होता है। आपका टारगेट बिजनेस का टारगेट सेम होता है, आपका बॉस बिजनेस वाले का बॉस सेम होता है। कोई जैसा आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं वैसे बिजनेस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट है। हर एक आदमी का अपना अपना काम होता है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बिजनेस वाले आए हैं तो फॉल्ट फाइंडिंग करेगा, काम नहीं करेगा। एक और देखिएगा, हम ऐसे सोसाइटी में हैं जो भ्रष्टाचार करके पैसा लाया है, चोरी करके पैसा लाया है, अपना बल्कि चोरी बिल्डिंग बना रहा है, अलग मकान में घूम रहा है, क्या क्या है। हमारा समाज उसका इज्जत बात है, उसका प्रतिष्ठा उसकी बढ़ जाती है, उसका और हम लोग पूरा यस सर ऐसा करने लगते हैं। साहब ने बताया आप रोक टोक करो। मैं सोसाइटी वालों को ये बोलना शुरू किया, हमने पीएम 15 अगस्त 2024 को लाल किला से उन्होंने बोला था कि भ्रष्टों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। यानी जो करप्ट मीन से पैसा ला रहा है, कुछ काम कर रहा है, दिख रहा है, तो उसको रोक टोक तो करें, तो रिस्पेक्ट तो पता ही ना करें। वो जरूरी नहीं कि हम बिजनेस वाले रोकेंगे चाहे आप रोकेंगे, उसका पड़ोसी भी रोक सकता है। पूछिए तो कहाँ से आया,
उस तक आज तक कर सकता है। यानी भ्रष्टाचारियों का आदर नहीं होना चाहिए, ये हम आपके अंदर दिमाग में डालना चाहते हैं। तो ये दिमाग से एटीट्यूड ये चेंज कीजिए कि सरकारी नौकरी में आराम मिला, इस एटीट्यूड को चेंज कीजिए कि बिजनेस वाला है करने आए हैं, इस एटीट्यूड को चेंज कीजिए, जो भ्रष्टाचारी है उससे हमको उसको रिस्पेक्ट करना है। ये एटीट्यूड चेंज यही चाहता है। एक कोट था कि किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है, और किसी को डर है कि भगवान देख रहा है। किसी को मैं थोड़ा बिजनेस से जोड़ दूं, किसी को भरोसा है कि बिजनेस देख रहा है, और किसी को डर है कि बिजनेस देख रहा है। डर है वो आदमी वाला फाइल काम कर रहा है, उसको डरना भी चाहिए, उसकी डर बनी रहे। जो पाप कर रहा है उसको भगवान देख रहा है, उसका डर होना चाहिए। किसी को भरोसा है कि बिजनेस देख रहा है, किसी को डर है कि बिजनेस देख रहा है। वैसा काम करें रहे दिमाग में, ठीक है गलती भी होगा तो बिजनेस वाला देख रहा है उसको ठीक कर देगा। यदि हमसे कुछ गलती भी हो गई, भगवान देख रहा है उसका ठीक हो जाएगा, उनको पाप नहीं मिलेगा। सत्य की हमेशा इच्छा होती है कि दुनिया वाले जाने, और असत्य को हमेशा डर होता है वो जानने ना पाए। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, यदि वो गलत है तो हमेशा आपको डर रहेगा और हाशिश हो जाएगा, उसको पाएंगे अपने आप को नहीं कर पाएंगे। इस एटीट्यूड से ठीक रखना है, बिल्कुल वो काम करेगा जो हमारी अंतरात्मा चाहता है। दिल और दिमाग जो चाहता है उसको कम ध्यान दो, जो अंतरात्मा होता है वही काम करो। इस तरह का एटीट्यूड बनाए। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आपका बॉस जाकर बताएगा कि आपको मम्मी पापा जाकर बताएंगे, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। कोल इंडियंस का एटीट्यूड देखिएगा, 16 साल के बाद 2023 को 31 मार्च 2023 को मैं ज्वाइन कर लिया था उसके बाद 16 साल का टारगेट फेल होने के बाद उन्होंने टारगेट अचीव किया। जिस दिन आप टारगेट अचीव करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, या कुछ एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, या फर्स्ट डिवीजन आते हैं, आपके घर वालों का, आपका रिलेटिव का, आपके समाज का आपके ऊपर इज्जत हो जाता है। इसी तरह से 16 साल के फेलियर के बाद 2023 में जब कोल इंडिया अपना टारगेट पूरा किया तो कोल इंडिया की इज्जत बढ़ गई, लोगों का फेथ बढ़ गया, ऊपर विश्वास बढ़ गया, इवन गवर्नमेंट का आपको भरोसा बढ़ गया कि नहीं ये तो अभी टारगेट पूरा कर सकता है, होता है। फिर देखिएगा शेयर मार्केट किस तरह से बढ़ा, फिर आपका देखिएगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना अच्छा चला। लास्ट 2 इयर्स में हम लोग हिंदुस्तान के टॉप 10 कंपनीज में है प्रॉफिटेबिलिटी के मैटर में। इतना आगे बढ़े कि हमारा कोल इंडिया के चेयरमैन का बिजनेस टुडे के फ्रंट कवर पेज पे फोटो आया। इस तरह की कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड ऑब्वियसली चेंज होगा। एक और मैंने देखा, जब तक आपका यूनिफॉर्म नहीं था और यूनिफॉर्म पहनने के बाद हर जनरल मजदूर देखता है कि मैं जैसा कपड़ा पहना हूँ वैसा ही कपड़ा हमारा चेयरमैन भी पहना है, उसके हमारा कपड़ा बोर्ड मेंबर पहना है। उसके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ा है, उसका एटीट्यूड चेंज हुआ है, उसके अंदर रिस्पेक्ट बढ़ा है, चेंजेज हुए हैं। और देखिएगा जेम के माध्यम से हम लोगों ने 95% अराउंड 2.08 लाख करोड़ का आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2.08 लाख करोड़ का जेम से टेंडर को यूपीएससी किया है, हमारा सबसे ज्यादा है। इस तरह का आपने पूरे डंडा पटा के रखे हुए है पूरी दुनिया में। ग्रेट प्लेस टू वर्क लास्ट ईयर भी हमको मिला, इस साल भी हम लोग को रिजल्ट आ रहा है, तो क्यों नहीं फक्र करें, अपना एटीट्यूड हम क्यों नहीं चेंज करें। पहले टीटी की नौकरी बोलते को लगता था कि अब टीटी का नौकरी हो गया मतलब कि बहुत पैसा कमाने को मिलेगा, ज्वाइन करते ही दिमाग में रहता था कि टीटी में बहुत कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, घर वाले समाज में सभी चलते। उसी तरह से बहुत लोगों का दिमाग में था कि कोल इंडिया में जाएंगे तो हम गोल्डन ट्री है, बहुत पैसा मिलेगा।
अभी जिस तरह से टीटी का वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग कर रहे हैं, उसी तरह से कोल इंडिया में काफ़ी तरह से चेंज हो गया है। आपका किसी के दिमाग में ये एटीट्यूड है कि वहाँ जाकर पैसा कमाएगा, पैसा बनाएगा, तो एटीट्यूड को चेंज कर देंगे। अपना एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। मैं बिहार का हूँ। ईयर 2000 के पहले बिहारी कोई बोलता था तो लगता था गाली दे रहा है, शर्म आती थी, हमारा लोग का था। फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, हमने अपने व्यवहार में चेंज किया, हम अपने बिहेवियर में चेंज किया, एटीट्यूड चेंज किया। मैं चेयरमैन साहब को बताया कि आपके एक्शन से विजिलेंस के प्रति लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ है, रवैया चेंज हुआ है। विजिलेंस में जो काम कर रहे हैं उनका खुद का रवैया चेंज हुआ है। मैं आपको क्यों बताना आया, इसलिए बताना आया कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, भरोसा कीजिए बिजनेस पे, भरोसा कीजिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, भरोसा कीजिए भगवान पे। आज की डेट में कोई बिहारी बोले तो हमको खराब नहीं लगता है, क्योंकि हम अपना एटीट्यूड चेंज किए हैं। बिहारी लोगों ने अपना मैसेज किया। पूरे दुनिया में देखिएगा आज की डेट में गुजर का बज रहा है बिहारी पर। ये हमारा कर्म भी ऐसा हुआ करता था पहले, जिसके घर में रहेंगे उसको घर को कब्जा कर लेंगे, किराएदार किराया नहीं लेंगे, पढ़ने किसी को जाएगा तो उसका कॉपी पेन ले लेंगे। इस तरह था एक संघ कि लोग झगड़ा करता था। और फिर हमने अपना बिहेवियर चेंज किया, अपने एटीट्यूड चेंज किया, लोगों के प्रति हमारा विश्वास बढ़ा, मेरा अपना प्रति विश्वास बढ़ा। और आज मैं फख्र के साथ बोलता हूँ, आई एम प्राउड को लेकर, आई एम प्राउड बिहारी। एक और देखिएगा, जब एटीट्यूड चेंज करने की बात आती है तो बदबूदार जगह पर मधुमक्खी बैठेगी क्यों? मधुमक्खी क्या होता है, पूरे हॉल में सब जगह गंदगी है तो क्या हुआ, उसका साफ सुथरा खुशबूदार जो जगह होगा उसको सिलेक्ट करेगा और वहां मक्खी क्या करती है, गंदगी लेकर के बीमार डाल देती है। मधुमक्खी क्या करती है, यानी कुछ लोग आपके समाज में ऐसे हैं जो सारी अच्छाइयां हैं हमारे कंपनी के अंदर, हमारे अंदर, उसमें जो बुराई होगी ना 2-4% उसी को लेकर के दुनिया को फैलाएगा। लेकिन मधुमक्खी कुछ ऐसे होते हैं जो भले हजारों बुराइयां हैं तो क्या है, दुनिया को लोगों को ही फैलाएगा कि उसकी अच्छाई है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अदर इज कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड, आपको मैं बोला भीषण मत बनना, वैसे मैं भी बोल रहा हूँ, कभी मक्खी मत बनना। आप खाली डार्क साइड नहीं देखना है, उसका पॉजिटिव साइड देखना है। अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने घर परिवार में जो अच्छाइयाँ हैं उसको और अच्छा करें, जो बुराइयाँ उसको कम करें, कंट्रोल करें, इम्प्रूव करें। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। इस एटीट्यूड में हमको चलना है। दुर्योधन, उसको पता था कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी अपना एटीट्यूड नहीं चेंज किया, उसका आगे रहा। देखेंगे होंगे दुर्योधन का क्या। कर्ण को पता है कि हम गलत का साथ दे रहा हूं, वो बहुत बड़े दानवीर थे। एक और मैं बता दूं, कर्ण जैसा दानवीर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और कर्ण जैसा मित्र भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्ती निभाया उसने, मरते दम तक निभाया, लेकिन अपना दोस्ती निभाने में भी एटीट्यूड चेंज नहीं किया, अपने दोस्त का साथ देने में एटीट्यूड में चेंज नहीं किया, गलत का साथ दे रहा था वो भी एटीट्यूड नहीं चेंज किया। और जो अपना एटीट्यूड समय के साथ नहीं बदलता है, उसका वही हालत होती है जो कर्ण का हुआ। कोल इंडिया का, डॉक्टर साहब आपको बता दूं, कोल का जो स्टोरेज, कोल का जो रिक्वायरमेंट, कोल का जो पोल्यूशन को लेकर के है, यदि हम अपना डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, अपना इनोवेटिव आइडिया में नहीं जाएंगे, देखिएगा आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद हमको फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। कोल इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़ता है। हम लोग सोलर में या क्रिटिकल मिनरल में क्या बाकी जगह जा रहे हैं। अपने आप को समय के साथ चेंज करो, मतलब आपका एटीट्यूड चेंज कीजिए, अपना बिहेवियर चेंज कीजिए। जब एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वाल्मीकि वो पहले डाकू थे। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, रामायण महाभारत, रामायण लिखा, वो पहले डाकू। फिर उन्होंने एक साधु के चलते आए, फिर अपना एटीट्यूड चेंज किया, लोगों को
तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में इतना थे कि पता नहीं रात में भी सब पूरा बारिश तूफान सब हो रहा है और सरजू को पार करके सांप को समझ लिए रस्सी है पकड़ के चले गए, कोई डेड बॉडी जा रहा था उसको पकड़ के बोट समझते चले गए। इतना का उनका जुनून था पत्नी से मिलने जाने का। रात को जब पहुंचे वहां पर मिडनाइट में उनकी पत्नी बोल रही है हमसे मिलने आप इस तरह से इतना आधी तूफान में इतना आ गए, इतना यदि आपका जुनून भगवान के प्रति रहता तो क्या होगा। फिर उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया, वहां से शिक्षा मिला। तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। वो ये एटीट्यूड का मतलब वो नहीं कि अपना बहुत एटीट्यूड में हो जीत मतलब घमंड में है, वो एटीट्यूडल चेंज होना जो हमारे सीबीसी का इस टॉपिक पढ़ाने का सबसे सही है। हम उस समय के साथ अपनी ड्यूटी के साथ अपना प्रमोशन के साथ परिवर्तित होते रहना पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा था राम में रावण में इतना ही अंतर था कि राम को अहंकार का ज्ञान था, राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। खाली शब्दों को हेर फेर कर दीजिए तो राम रावण नहीं लगता है। राम को अहंकार का ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार। मैं अपना बिहेवियर जो भी यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी किया होगा, आईएएस जो नवासना में मैसूर में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका यही है कोट, शीलम परम कुशलम। आपका जो व्यवहार है, आपका जो स्वभाव है वही पर। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप किंग बनिए, एचओडी बनिए, अपना किसी चीज का हेड बनिए, जब डायरेक्टर बनिए या चेयरमैन बनिए, हमेशा ये आपके अंदर होना चाहिए कि आदमी तो अच्छे पोस्ट पर है, पोस्ट तो अच्छा है लेकिन आदमी अच्छा नहीं है, ये भावना किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी सिचुएशन है, आप अपना ह्यूमैनिटी का, अपना व्यवहार का, अपने स्वभाव का अच्छा करना है। कुछ सामने वाला आप गए और आप ऐसा बिहेव किए तो उसको वैसा नहीं होना चाहिए। बड़ा होकर के आपका बड़प्पन नहीं रखना चाहिए। अभी हमने कहीं पढ़ा कि किशन सरोज जी की रचना है, कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। कितनी परेशानियां आई, स्ट्रगल किए, संघर्ष किए और हम जेम बने। उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी से भी सीखा खड़े रहना। मैं बहुत ही बड़े लोगों के निचाई से वाकिफ हूँ, जो मक्खी मधुमक्खी वाला है। मैं बहुत ही बड़े लोगों के निचाई से वाकिफ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़ा होकर बड़े रहना, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़ा होकर बड़े रहना। आप किसी भी पोस्ट पर जाइए, अपना स्वभाव, अपना संस्कार वैसा ही रखिए जैसा आप अभी हैं, आज अपने मम्मी पापा के साथ किस तरह से रहते हैं, गाँव वाले अपने समाज के साथ रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। उस पोस्ट पर जो भी कोई छोटा आदमी भी आता है मिलने, तो उसके साथ वैसा ही बिहेवियर कीजिए, कोई ऐसा अहंकार नहीं होता है। और जब एटीट्यूड चेंज करने की बात आती है, 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। उस समय हम कहीं के नहीं थे, यानी हम ये बोल सकते हैं 2015 के पहले जो कोल इंडिया का था ऐसे ही कुछ है, कुछ है करके कोल इंडियन टीम की हालत ऐसी थी जैसे अभी केन्या और जिम्बाब्वे इस टाइप का था। लेकिन हमारे लोगों ने जोश जुनून में खेला, मोमेंटम में खेला, एक्सप्रेशन हुआ और हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत गए। अब वेस्ट इंडीज उस समय टॉप पे था। वेस्ट इंडीज का बैट्समैन और बैट्समैन के बॉलर, उसके 5 बैट्समैन और 5 बॉलर हुआ करते थे और सब अपने आप में सुपरस्टार थे और एक विकेट कीपर। मतलब बैटिंग वाला बॉलिंग नहीं जानता था, बॉलिंग वाला बैटिंग नहीं जानता था, इस तरह था। लेकिन वो पूरा 2 बार 1979 का और उसके पहले 75 वाला 2 वर्ल्ड कप जीता था। और जब हम फाइनल में उसको हराए, वो उसको बहुत खराब लगा। ट्रम्प को हम आग दिखा दे जैसा खराब लगता है, वैसे वेस्ट इंडीज वालों को लगा कि
अब उसने आईसीसी को बोला कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेगा और 1984 के फर्स्ट हाफ में 6 वनडे और 6 टेस्ट मैच और 1983 का वर्ल्ड कप के बाद ही हम लोग देखिएगा बहुत लोग क्रिकेट का जुनून लगा। हमारे गांव में भी बैट हम लोग कभी खेलते थे जब 84 का वर्ल्ड कप तो चलते 50% होते थे। अभी तो महिला टीम जिस तरह से हमारा वर्ल्ड कप जीत के आई है, देखिएगा लेडीज में भी अलग तरह जो जुनून आ जाएगा। तो बीसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया उस वेस्ट इंडीज के तो देखिएगा कि रिजल्ट कैसा आया, एक पारी और इतने रन से हराया इंडिया को। वेस्ट इंडीज 8 और 6 वनडे खेला, 6 में क्लीन स्वीप, टेस्ट मैच खेला वैसे ही 3-0 का क्लीन स्वीप, और सब पारी से आता था पूरा एकदम बिल्कुल हो जाता मार्शल और बॉलिंग करता था तीनों का। जब कानपुर टेस्ट में बुरी तरह से हारे, 3rd टेस्ट था वो, उसके बाद गावस्कर उस समय हमारे बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन थे और मेलकम मार्शल वेस्ट इंडीज के बेस्ट बॉलर हुआ करते थे। मैनेजमेंट टीम हमारा आया कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और आप कैसा खेल रहे हो, और कितना बॉलिंग था कि खाली वो ठुक ठुक उठते थे, सामने वाला मार रहा है और हम ठुक ठुक कर उठते थे। मैनेजमेंट ने सिखाया गावस्कर को यदि वो बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड का तो आप बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड का। गावस्कर को बोला गया कि तुम रोकता क्यों, मार, मतलब एटीट्यूड चेंज कर। गावस्कर ने मेलकम मार्शल को बोला कि पहले बॉल पर 6 मारेगा और मेलकम मार्शल को पहले बॉल पर आगे बढ़ करके 6 मारा। उसके बाद उस एटीट्यूड के बाद और गावस्कर को उस 6 बॉल पे 4 बाउंड्री मारा और वो बहुत तेजी से खेला उल्टा बैक करता। ये एटीट्यूड चेंज होते हैं। हाले उस 1984 का जो 4th टेस्ट मैच था, इंडिया का नया टेस्ट मैच प्लेयर चाहे नया क्रिकेट का युग शुरू हुआ, वो एटीट्यूड चेंज। एक और देखिएगा जब सौरव गांगुली कैप्टन थे, इंडियन की आदत ये है ना कि सबको रिस्पेक्ट ज्यादा करता है, अंग्रेजों से मुखालत पड़ी हुई है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला चाहे न्यूजीलैंड वाला चाहे साउथ अफ्रीका वाला दिखता था ना, व्हाइट वाला दिखता था तो उधर सर झुका लेता था, अरे वो तो गुरु जी हमको जाने थे। गावस्कर आया सौरव गांगुली की नहीं, हम आँख से आँख मिला के बात करेगा, एटीट्यूड उन्होंने चेंज किया। और आप लोगों को कहानी पता होगा, वेस्टुबाग ने बोला हमारा जूता बांधो तो सौरव गांगुली ने उसका जूता बांधा। जब सौरव गांगुली की बैटिंग की बारी आई तो वेस्टुबाग बोला कि मेरा जूता बांधो, लगा अरे इंडियन की हिम्मत की मुश्किल बोलेगा कि जूता बांधो। अब वो सौरव गांगुली अड़ गया कि नहीं अब मैच तभी होगा जब हमारा जूता बांधेगा। रेफरी और एम्पायर सब लोग इंटरफेयर किया, बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं यदि उसका जूता बांध सकता हूँ तो वो। और उसके बाद आप देखेंगे मंकी बंदर चिंपैंजी पता नहीं कैसे कहानियां हुआ था, मतलब हम लोगों ने उनको बैकफुट पर लाया और आँख से आँख मिला। जो प्लेयर हो तो प्लेयर की तरफ हो। वो भी इंडियन क्रिकेट टीम का आज की डेट में यदि हम हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहे हैं तो सौरव गांगुली का भी वो स्टेज आपको प्रदर्शित करना है। कोल इंडिया का जो एटीट्यूड चेंज हुआ है जो, और मैं जिस तरह से मुझको कोई कोल इंडिया की शिकायत करता है जो हमारा इमेज बाहर में है और है, हमारा इमेज बिल्कुल उल्टा है कोल इंडिया के अंदर। हम बहुत अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंसी मैटर का हो चाहे करप्शन का हो चाहे राष्ट्र के निर्माण में हो, हमारा इमेज जैसा बाहर में हम उसको क्या है। अभी भी दुनिया वालों को पता है कि हम लोग मैनुअल कोयला खोदते हैं, क्योंकि हमारा एक पीस, डॉक्टर साहब, नॉट ए सिंगल पीस ऑफ कोल, न तो मैनुअल एक्सपेक्ट होता है, न मैनुअल ट्रांसपोर्ट होता है, न मैनुअल ड्रिलिंग होता है। डिजिटाइजेशन में, ट्रांसपेरेंसी मैटर में हम लोग खुल करके काम करते हैं। प्रोफिटेबिलिटी में हम सब प्लेन में आ गए। राष्ट्र के निर्माण में यदि कहीं भी देखिएगा लाइट बिजली पंखा के साथ साथ यदि सीमेंट बालू का भी है तो कोयला नहीं तो राष्ट्र का निर्माण संभव है। इस तरह का कोई बात तो जीना सीखो, सर्वभागी जियो, सर्वभागी काम करो, दुनिया वालों को बताओ हम ऐसे कंपनी में काम करते हैं। एटीट्यूड को चेंज करना है और इस तरह से चलना है। मिशन सिंदूर के बाद कोई सामने वाला सोचा कि हम दबा देंगे, उल्टा पड़ गया। हम डोमिनेट किए अपने जो भी हमारा स्वदेशी यंत्र है, प्रबोध था, आकाश को नहीं बुझते और पूरे विश्व में अपना दिखाया झंडा की इंडिया कितना आगे।
इसके पहले हमको पाकिस्तान ऐसे आँख दिखाता था, हम सर झुका लेते थे, और अब इंग्लैंड की अमेरिका की हिम्मत नहीं होती। और ये मानता हूँ कि ट्रंप का जो टेरिफ वाला है, जिस तरह से हमने जवाब दिया है, हम इतना समृद्ध हो चुके हैं, अपना एटीट्यूड चेंज कर चुके हैं। यदि हमको थोपेगा कि तुम उतना बर्बाद करके मुझको सपोर्ट करो तो उतना बर्बाद नहीं है, इस तरह से तो आज का क्लास और आप गैदरिंग और हमारे यंग ट्रेनिंग बिजनेस अवेयरनेस वीक खत्म होने के बाद हम लोग इकट्ठा हुए, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यदि बिजनेस अवेयरनेस वीक और हम लोग जिस तरह से ट्रेंड हुए और जिस तरह से हमको संस्कार मिला है घर से, गुरुजनों से, और यहाँ से हम खिलाएंगे, दशहरा भी जो लोग मनाए, तो एक मैं लास्ट बोले, मैं ये बोलता हूँ कि आप राम बनो। बचपन से हमको बोला जाता है कि राम बनना है, राम अच्छे होगा, राम सत्य के प्रतीक हैं, रावण सत्य का प्रतीक है, धर्म अधर्म गलत सही सब राम और रावण से लोग कंपेयर करता है। भ्रष्टाचार को भी बोलता है कि रावण है। हम लोग हर साल दशहरा में रावण को मारते जलाते, हर साल मारना पड़ता है। वैसे बिजनेस अवेयरनेस भी हम हर साल मनाते हैं, हर साल दशहरा में रावण को मारते हैं, लेकिन फिर भी रावण मर नहीं पाता है। ये इस पर किसी ने एक कविता उनको मिला कि रावण को आ रहा है कि तुम हमको हर साल मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, तुम राम हो क्या? तो कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग है, भ्रष्टाचार रूपी रावण। रावण को मारने जा रहे हो तुम राम हो क्या? रावण को मारने जा रहे हो तुम राम हो क्या? हाँ बोलो, रावण को मारने जा रहे हो तुम राम हो क्या? कहीं परास्त तो ना हो जाओगे? हाँ बोलो, तुम राम हो क्या? रावण है कई सारे, एक राम को तो खोज निकालो। रावण है कई सारे, एक राम को तो खोज निकालो। मर्यादा से परिपूर्ण हो ऐसे राम को तो खोज निकालो। रावण हर साल जीवित होकर आता है, पता नहीं वो जीवन कहां से पाता है। झूठ जैसे भीड़ को देखकर वो हंसता मुस्कुराता है। तुम मुझे हर साल मार रहे हो और इससे मैं जीवित हो जाता हूं। पहले राम बन जाओ, फिर मैं रावण की तरह, पहले तुम राम बन जाओ, फिर मैं रावण की तरह मर जाता हूं। इतनी बड़ी जनसंख्या में एक राम को तो मैं ना पाता हूं। जब जब राम न होंगे रावण उठ खड़ा हो जाएगा, जब जब राम न होंगे रावण उठ खड़ा हो जाएगा। भ्रष्टाचार की तरह इसका सर भी बढ़ता जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या में एक राम को मैं चाहता हूँ, इसलिए तो हर साल मैं जीवित हो जाता हूँ, इसलिए मैं हर साल जीवित हो जाता हूँ, इसलिए my dear friend, मैं अपने सामने आप सबको ये बताना भी चाहता हूँ, वास्तव में यदि रावण को मारना है तो आपको राम बनना पड़ेगा, मर्यादा से भरपूर बनना पड़ेगा। एथिक्स, इंटीग्रिटी, कंडक्ट और इस देश के साथ हमको अपने देश के निर्माण में, अंकुश निर्माण में, अपने कर्तव्य का निर्माण में, और जो अंधेरा है, जो भ्रष्टाचार है, उससे लड़ते हुए हमको आगे बढ़ते रहना है। For your inspiring, enigmatic, and a poetic discourse. Definitely, whatever you have spoken through will clearly create an inspiration for us in our conduct, not only during our course of our work, but also when we go outside of the premises to represent Coal India. Our attitudinal changes, our ethics and integrity should be imbibed in us so that we present ourselves as the true brand ambassador of Coal India, as CBO sir truly is of Coal India and IICM. Thank you so much once again, sir.
ब्रेक नहीं है, इंटीग्रिटी प्रॉमिस है, प्रॉमिस प्रॉमिस इंटीग्रिटी प्रॉमिस, कल इंटीग्रिटी प्रॉमिस करेंगे। और ये मैं जब इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने इसको अरेंज किया कि जब मैं अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँगा आज से मैं कुछ प्रॉमिस दे सकूँ, तो आप अपना दाहिना हाथ सामने करें और मैं बोलूँगा, आप रिपीट करेंगे। As a responsible coal Indian, I promise myself to be always vigilant and will become doyen of integrity. I promise myself to fight and to eradicate corruption. I promise myself to ensure and to promote integrity in public life. I promise myself to do my best and to proclaim this fact to the whole world that I am the proud officer of Coal India Limited. Thank you.